हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। जैसा कि बोर्ड के ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है हमारी क्लास 10th के फिजिक्स के पहले अध्याय प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरण। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आज ही चौथी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। इसमें 2 चीजें आपको बताई जाएंगी कि प्रकाश किरण क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो के अंत में तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रतिबिंब अब तक जितने आपको पढ़ाया होगा, जैसे भी आप पढ़े होंगे कहीं से भी आप पक्का है कुछ कम ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब मुझसे पढ़िए प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप जानेंगे प्रतिबिंब होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आज की 2 टॉपिक रहेंगी आपकी प्रकाश किरण और प्रतिबिंब, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए कि सबसे पहले हेडिंग है हमारा कि प्रकाश की किरण क्या होता है। प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण का मतलब आप यही समझते होंगे ना, ये आपकी प्रकाश की किरण है, ठीक है। प्रकाश की किरण का मतलब है कि आप इसे यही समझते हैं प्रकाश की किरण, बिल्कुल सही है, यही प्रकाश की किरण। लेकिन क्या इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या इसको परिभाषित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो चैनल है रीड एंड लर्न बाय रमेश सर, इस पे आपको फिजिक्स बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट पढ़ाई जाएगी। कैसा? क्लियर और कंप्लीट, एक एक चीज की, एक एक शब्द की डिफिनेशन आपको बताई जाएंगी, परिभाषाएं बताई जाएंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो प्रकाश किरण सुनते आ रहे हैं, इसकी भी परिभाषा होती है अपनी खुद की, ठीक है। तो आइए इसी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को, यानी कि प्रकाश के रास्ते को, ठीक है ना, तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कि प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है, कौन से माध्यम में? पारदर्शी। और पारदर्शी माध्यम क्या होता है, ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो वहां से आप देख सकते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्पपारदर्शी, बिल्कुल क्लियर बताया गया आपको। तो जब प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को ही प्रकाश किरण कहते हैं। यानी कोई पारदर्शी माध्यम है, उसमें प्रकाश जा रहा है, तो जिस रास्ते से जा रहा है बस उस रास्ते को क्या बोल देंगे आप? प्रकाश की किरण। जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते को क्या बोल देंगे? प्रकाश की किरण। बहुत ही आसान परिभाषा है, इसे ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश किरण क्या है, ट्रिक के माध्यम से लिख लीजिएगा, प्रकाश किरण बराबर यहां पे लिख दीजिएगा रास्ता। ये एक ट्रिक है छोटी सी, कि अगर प्रकाश किरण पर भाषा पूछी जाए तो आप स्पष्ट कहिए कि प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा है, प्रकाश जिस पथ से जा रहा है, उस रास्ते को, इस पथ को क्या बोल सकते हैं आप? प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस पथ से जा रहा है, जिस रास्ते से जा रहा है, उस रास्ते को क्या बोल सकते हैं? प्रकाश की किरण बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज तो भी ठीक रहेगा, ठीक है। प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज, इसे आप कह सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, ओके। प्रकाश पुंज क्या होता है? अगर प्रकाश किरण पुंज लिखते हैं तो बीम ऑफ लाइट रे लिख देते हैं हम, ठीक है। तो प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि प्रकाश किरण क्या है, कि प्रकाश के पथ को प्रकाश की किरण कह सकते हैं आप। तो उसी प्रकार अगर एक है तो आप प्रकाश की किरण कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी किरणें होंगी तो आप क्या बोल देंगे? प्रकाश पुंज बोल देंगे। पुंज का अर्थ होता है समूह, समूह होता है। पुंज का अर्थ होता है क्या? समूह होता है। देखिए हम कह सकते हैं
कि प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अगर बहुत सारे प्रकाश की किरणें हैं, एक से अधिक प्रकाश की किरणें हैं, तो उससे आप क्या कह सकते हैं? यह एक समूह है, ठीक है ना। प्रकाश किरणों का क्या है? समूह है। अब ये समूह है तो समूह भी कई तरह से हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रकाश किरणों के समूह भी कई तरीके से प्रदर्शित किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रदर्शित करके दिखा रहा हूं। हो सकता है कि ऐसे समूह का अर्थ है कि कम से कम 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ठीक है ना, 2 से ज्यादा लोग। तो ये भी एक प्रकाश किरणों का समूह है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये वाली विकिरण जा रही है, ये वाली विकिरण जा रही है, और ये वाली विकिरण जा रही है, और ये वाली विकिरण जा रही है। यहाँ भी 2 से अधिक लोग हैं, तो यहाँ भी एक समूह है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से निकल रही है बहुत सारी प्रकाश की किरणें, ऐसे ऐसे। यह भी तो समूह है, 2 से अधिक लोग हैं, 2 या 2 से अधिक लोग हैं, तो वहां पे समूह हो जाएगा। तो यह समूह भी कुछ 3 तरीके से दिखाए जा सकते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को भी कितने तरीकों से दिखा सकते हैं? 3 तरीके से दिखा सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश पुंज कब प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों की तीनों परिभाषाएं क्या है, बिल्कुल लिखित शब्दों में। अब लिखने में तो वक्त जाएगा, लिखने में वक्त जाएगा, और आपका भी समय बचे, हमारा भी समय बचे। इसके लिए हम परिभाषा को क्या करते हैं? लिख ही दे देते हैं, ठीक है। हाँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपको जो प्रकाश पुंज है वो 3 प्रकार का होता था। हमने बताया कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, और तीनों की हमने लिखित परिभाषा यहाँ पे दे दी है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिएगा कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। यानी कि ये है आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। क्या है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसको अंग्रेजी में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो अब सारी प्रकाश पुंज की परिभाषा को समझते हैं। मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि ये कोई पॉइंट है, अगर चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु पर अगर आकर मिल रही हो, कुछ इस प्रकार से चारों दिशाओं से प्रकाश की किरणें अगर किसी एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हो, तो फिर ये तो किरणों का एक समूह हुआ। तो इन किरणों के समूह को क्या बोल देंगे आप? अभिसारी प्रकाश पुंज। जब चारों दिशाओं से आकर के किसी एक पॉइंट पे एकत्रित हो रही हो, तो उन किरणों के समूह को क्या बोल देंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। और इसकी लिखित स्टैंडर्ड परिभाषा क्या? वैसे जैसे हमने बताया ऐसे भी लिख सकते थे आप, लेकिन बुक्स में जो लिखित परिभाषा वो है कि जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक ही बिंदु पर आकर क्या करती हैं? मिलती हैं, तो इन किरणों के समूह क्या बोल देते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज बोल देते हैं। ओके, अच्छा, अगला है कि अपसारी प्रकाश पुंज। अब अपसारी को मैं आपको चित्रों के माध्यम से समझा दूं कि ये कोई पॉइंट है, अगर इसी पॉइंट से बहुत सारी किरणें निकल रही हो, इसी पॉइंट से बहुत सारी किरणें निकल रही हो, चारों दिशाओं में क्या कर रही हो? फैल रही हो, ठीक है। ये कौन सा समूह कहलाएगा? ये कहलाएगा अपसारी प्रकाश पुंज का समूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यह बहुत सारी किरणें हो जाती हैं, इसीलिए समूह का नाम दे देंगे या पुंज का नाम दे देंगे। पुंज का मतलब ही होता है समूह। तो जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु से निकलती हुई या फैलती हुई, ठीक है ना, यही एक बिंदु था, इसी से लग रहा कैसे निकल रही है, या फिर ऐसा लग रहा कि इसी से यहीं से फैल रही है, ठीक, तो इन किरणों के समूह को क्या बोल देंगे? अपसारी प्रकाश पुंज बोल देंगे। अपसारी प्रकाश पुंज बोल देंगे, ठीक। वैसे एक छोटी सी ट्रिक भी है यहाँ पे कि अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो कि इकट्ठा हो रही है तब अपसारी है या फैल रही है तो अपसारी है, कि अपसारी की अपसारी क्या है, अगर क्लियर नहीं हो रहा हो तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। इसके नाम में लिखा है अपसारी, अगर अ को छोड़ देता है यहाँ पे पसारी, और पसारी का मतलब होता है फैलना या फैलाना, पसारना, ठीक है ना।
फैलाना या फैलाना या पसारना। तो यहीं से ट्रिक से याद कर सकते हैं आप कि इसमें जो किरणें होंगी वो फैलेंगी। फैलेंगी का अर्थ है किसी एक बिंदु से होकर के निकलेंगी या फैलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि ये वाला चित्र आपका अपसारी का है, ठीक है ना। और चित्र को देख के बता सकते हैं कि जब किसी एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें निकल रही हो या फैल रही हो तो वो अपसारी प्रकाश पुंज है, ठीक। अच्छा, अब आइए आते हैं, देखते हैं तीसरा, समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे को कैसी हो, समांतर हो, तो उन किरणों के समूह को क्या बोल देंगे, प्रकाश, समांतर प्रकाश पुंज बोल देंगे। अब समांतर का अर्थ है कि यह एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल ऐसे समांतर चलनी चाहिए। इनके बीच की जो दूरी है वो एक समान होनी चाहिए, ठीक। इनके जो बीच की डिस्टेंस है वह एक जैसी होनी चाहिए और ये एक सरल पथ में जा रही हो, ठीक, तभी ये समांतर है, नहीं तो समांतर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो ये समांतर किरणें हैं, इनके बीच की दूरी समान है और बहुत सारी किरणों का समूह है, तो इसलिए कह सकते हैं कि समांतर प्रकाश पुंज है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी परिभाषा है, जैसा नाम में लिखा है वैसा है कि जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो उसे क्या कह सकते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कह सकते हैं। ये रहा आपका तीनों हेडिंग्स, अभिसारी, अपसारी और समांतर। इसे याद कर लीजिए, बेहतर है, ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए तो भी बेहतर है। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ इसकी। जैसे कि आप सुबह सुबह सभी बच्चे स्कूल आते हैं, घर से निकलते हैं, तो एक स्कूल होता है, एक क्या होता है, स्कूल होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा कि एक स्कूल है और इस स्कूल को आप पॉइंट मान लीजिए और बच्चे पढ़ते हैं तो चारों दिशाओं से अपने अपने घरों से बच्चे निकल के आते हैं, तो कहाँ पे आते हैं, स्कूल पे। बच्चे सुबह सुबह क्या करते हैं, स्कूल पे आते हैं, चारों दिशाओं से बच्चे आते हैं पढ़ने, स्कूल में जाते हैं। तो सुबह सुबह बच्चों का स्कूल में आना क्या है, अभिसारी है, ठीक है ना। जैसे देखिएगा ये चारों दिशाओं से सुबह सुबह बच्चों का स्कूल आना, अपने अपने घरों से निकल के चारों दिशाओं से निकल के विद्यालय में जगह इकट्ठा जाते हैं तो किसी एक बिंदु पे एकत्रित होते हैं। तो चारों दिशाओं से आ रहे हैं, किसी एक बिंदु पे एकत्रित हो रहे हैं, तो कौन सा, ये अभिसारी है, ठीक है ना, पहला है। अब बच्चे स्कूल आ गए हैं, उसके बाद छुट्टी भी होगी, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है, ये स्कूल था और इस स्कूल से अगर बच्चे जब निकलेंगे तो क्या करेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर भी जाएगा, कोई इधर भी जाएगा, चारों दिशा हम लोग क्या करेंगे, फैल जाएंगे। तो जब किसी एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारी किरणें निकल रही हो तो क्या है, अब सारी फैल रही है, पसर रही है। तो यह छुट्टी होना क्या है, अपसारी। स्कूल आना अभिसारी, बच्चों के स्कूल को छुट्टी होना क्या है, अपसारी। और अगर सुबह सुबह बच्चे क्या कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, तो एक लाइन में, रो में और कॉलम में प्रेयर करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या, उस समय क्या होता है, समांतर प्रकाश पुंज होता है। यह भी एक ट्रिक है कि बच्चों का स्कूल आना अभिसारी, छुट्टी हो जाना अपसारी, प्रेयर कर रहे हैं तो समांतर है, ठीक है। ये ट्रिक के माध्यम से भी इससे आप याद रख सकते हैं। अब ये हो गया प्रकाश की किरण आपकी कंप्लीट। अब हम इसके बाद आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि प्रतिबिंब आप जब भी कहीं पढ़े होंगे तो कुछ कम पढ़े होंगे या गलत पढ़े होंगे, या आपको समझ में नहीं आया होगा कि अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी क्या है, काल्पनिक क्या है। आभासी काल्पनिक देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और क्लियर हो ही नहीं पाता, बहुत से तो टीचरों को भी क्लियर नहीं पाता कि क्या है, ठीक है ना। आज मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे से कि प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ओके, तो आइए देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, जो आप प्रतिबिंब देखते हैं, फोटो प्रतिबिंब, ठीक है ना, कुछ भी हो, तो प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या प्रतिबिंब की कोई परिभाषा होती है, इमेज, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं इमेज। क्या इमेज की भी कोई परिभाषा होती है, बिल्कुल होती है। फिजिक्स की दुनिया में एक एक शब्द की परिभाषा बनाई गई है, लेकिन आपको कोई बताता नहीं है। लेकिन इस चैनल पे आपको बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाई जाती है और पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो आप प्रतिबिंब की परिभाषा देखिए कैसी होती है, क्या होता है। पहले तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि अगर ये देखिएगा, ये इसे समझते हैं कि ये मार्कर है, इस मार्कर पे सनलाइट पड़ रही होगी और सनलाइट पड़ रही होगी तो इस मार्कर ने सनलाइट को कुछ तो ऑब्जर्व किया होगा, बाकी किरणों को क्या किया होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर दिया होगा, परावर्तित कर दिया होगा, चारों दिशाओं में फैला दिया होगा। जब फैलाया होगा तो इस सीध से मेरी आंखों में इसकी प्रकाश की किरणें आई होंगी और इसका क्या बन गया होगा, मेरी आंखों में
प्रतिबिंब बन गया होगा, ठीक है ना। तो मेरी आंखों में सब प्रतिबिंब रेटिना पर बना होगा, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी प्रतिबिंब की क्या कोई परिभाषा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ये प्रतिबिंब कैसे बन रहा है तो देखिएगा, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए कि ये आपका कोई वस्तु है, वस्तु में कलम, मार्कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ पे ये मान लीजिए कि हमारी आंखें हैं, यहाँ पे आपको नेक्स्ट चैप्टर में आंखों को पढ़ना मिलेगा, आंख के बारे में। ये आपकी रेटिना होती है। अब इस पे बहुत सारी सनलाइट पड़ी होंगी, फिर उससे सनलाइट निकल कर कहाँ जा रही होंगी? सब हमारी आंखों में आ रही होंगी, और हमारी आंखों में आएंगी तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरणें एक दूसरे को क्या कर दे रही हैं? कट कर दे रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कट कर दी, तो जहाँ पे कट कर रही हैं प्रकाश की किरणें, यहीं पे इसका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है, लेकिन छोटा बनता है, ठीक है। और उल्टा भी बन जाता है। हमारी आंखों में जो बनता है उसकी बात चल रही है। ऐसे इसका मुंह नीचे की तरफ हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। यहाँ पे क्या बन गया? इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, रेटिना पर। तो यही जो प्रतिबिंब बना है, क्या इसी को हम परिभाषित कर सकते हैं? इसी प्रतिबिंब को क्या प्रतिबिंब परिभाषा होती है? तो बिल्कुल होती है, ठीक है, प्रतिबिंब की परिभाषा होती है। तो आइए देखते हैं क्या होती है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ लिखित रूप से प्रतिबिंब परिभाषा। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से चलने वाली, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, दो घटनाएं होती हैं फिजिक्स में, परावर्तन और अपवर्तन। तो परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, तो उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उस बिंदु को ही, उस बिंदु को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब मैं इसी बात को आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं कि इस बात को मैंने कैसे यहाँ पे लिख दिया है। अब ये आपकी वस्तु है और ये आपका क्या है? प्रतिबिंब है, जो छोटा सा आंख बना है। तो लिखा गया किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, तो यहाँ से दो प्रकाश की किरणें चली, वैसे दो ही नहीं अनंत प्रकाश की किरणें चलती हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणों का होना जरूरी है, और अधिक से अधिक आप जितना चाहे उतना ले लीजिए, लेकिन कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होती है प्रतिबिंब बनाने के लिए? दो। यह क्वेश्चन बढ़िया है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए मिनिमम कितने किरणों की आवश्यकता होती है? दो किरणों की। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, क्योंकि दो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। अब यहाँ पे दो घटनाएं होती हैं, परावर्तन या अपवर्तन। तो यहाँ पे जो घटना है वो अपवर्तन की है, ठीक है ना। परावर्तन घटना यानी दर्पण पे हो जाती है, तो वहां भी आपको बना के दिखा देंगे कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, तो यहाँ पे अपवर्तन के पश्चात देखिए इस बिंदु पर मिली, आके दोनों किरणें जा रही थी और इस बिंदु पे आके मिल गई। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या एक दूसरे को काटती हैं, यहाँ पे भी तो कह सकते हो कि ये दो किरणें एक दूसरे को मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, और कोई ये भी तो बोल सकता है कि ये दो किरणें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? यहाँ पे काट रही हैं। तो इसको, इस पॉइंट को आप दो नाम दे सकते हो, तो मिलान बिंदु का दो या फिर कटान बिंदु का दो, ठीक है ना, मिलान बिंदु का दो या फिर कटान बिंदु का दो। तो अपवर्तन के पश्चात जिन बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं, तो उस बिंदु को ही, इस बिंदु को ही वस्तु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये है आपकी प्रतिबिंब की परिभाषा
कि किसी वस्तु से निकलने वाली जो किरणें होती हैं वह अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाके मिल जाती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, इस वस्तु का प्रतिबिंब बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर ये तो आपकी बड़ी लिखित और स्टैंडर्ड परिभाषा है, लेकिन आप इसको ट्रिक के माध्यम से क्लास में अगर बैठे हैं तो अपने अध्यापक को बता सकते हैं, छोटे शब्दों में बता सकते हैं, जो कि गलत नहीं है। ठीक है ना, मौखिक रूप से ओरल रूप से बताने के लिए आपके बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्या बता सकते हैं कि प्रकाश किरणों के कटान बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यह बिल्कुल सही परिभाषा है, गलत नहीं है। ठीक है ना, इसे आप क्लास में बैठे हुए हैं तो मौखिक रूप से आप बताना चाहते हैं तो इसे बता सकते हैं कि सर प्रकाश किरणों के कटान बिंदु को ही क्या कहते हैं, कटान बिंदु को ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकाश किरणें कहीं न कहीं से आ रही होंगी, किसी न किसी ऑब्जेक्ट, किसी न किसी वस्तु से आ रही होंगी, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस परिभाषा को शार्ट में करके ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं आपको कि प्रकाश किरणों के कटान बिंदु को, जैसे कि यह दो प्रकाश से किरणें जा रही हैं, अब ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, जहां मिल गई थी यहाँ पे कट कर रही हैं, या फिर ऐसे जा रही थी ऐसे जा रही थी यहाँ पे कट कर रही है। ठीक है, या फिर आप ये कोई दर्पण है, दर्पण है तो दर्पण में कुछ किरणें ऐसे जा रही थी, ये यहाँ से ऐसे आ गई, एक किरण आपकी ऐसे चली गई और कट करके ऐसे आई, तो जो बाद में यहाँ पे कट रही है, यहाँ देखिए कट रही है। अब इससे मत देखिएगा कि यहाँ पे कट रही है, नहीं, यहाँ पे परावर्तन के पश्चात यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे ये हो गया आपका। और लेंस वगैरह में हो जाता है कुछ ऐसे जाता है कि ये किरण यहाँ से गई ऐसे हो गई, ये किरण यहाँ से गई ऐसे हो गई, तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे कट कर रही है। यानी कि दो किरणें जहां पे कट करती हैं, जो दो किरणें जहां पे दूसरे कट करती हैं, तो वहां कटान बिंदु होता है। कट करने वाले बिंदु को कटान बिंदु कह सकते हैं। तो उस कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया है कि प्रकाश किरणों के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रतिबिंब कहते किसे हैं। अब आइए देखते हैं कि क्या इस प्रतिबिंब के प्रकार भी होते हैं। तो हाँ, इस प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते बाबू, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। आभासी को ही आप काल्पनिक प्रतिबिंब कर सकते हैं। ठीक, तो आइए इसको मिटा करके फिर आपको बताते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। दो, मैंने बताया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने, दो, और एक होता है वास्तविक और एक होता है आभासी। तो मैं आपको लिखित परिभाषा दे चुका हूं कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। रियल प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसी को आप काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी इमेज हो सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हो सकता है। ठीक है ना, केवल आप इमेजिन कर सकते हैं इसको कि हाँ ऐसा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब की डिफिनेशन देख लीजिए क्या है। बहुत नॉर्मल सी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं, फिर कहीं पे जाके किसी दूसरे पॉइंट पे क्या करती हैं, मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ ये कोई वस्तु थी, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल रही थी और कहाँ पे जाके किसी दूसरे बिंदु पे यहाँ पे मिल जा रही थी। तो इसको क्या बोलते हैं, इस बिंदु को क्या ही बोल देते हैं हम लोग, प्रतिबिंब बोल देते हैं। ये रेड मार्कर शायद आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का। तो ये बात सही है कि प्रतिबिंब बनाने की भाषा यही, लेकिन प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किरणें मिलती तो हैं, लेकिन कभी कभी वास्तव में मिल जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं बल्कि किसी और बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो साफ स्पष्ट क्लियर है कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिल जाएंगी तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगी बल्कि किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, दिखाई देंगी, तो उससे आप कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं लिखित परिभाषा आपको दे रहा हूं, ये आप देखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। रियल इमेज, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, अगर वास्तव में किसी बिंदु पर, जैसे कि यहाँ वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसे कि इस मार्कर से निकलने वाली प्रकाश की किरणें मेरी आंखों में जा रही होंगी,
मेरी आंखों के रेटिना पर इससे क्या बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आंखों में गई होंगी तो वहां एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, कट कर रही होंगी। तो वहां पे वास्तव में मिल रही है, वास्तव में एक दूसरे को कट कर रही है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब और ये होता है क्या है, आभासी प्रतिबिंब। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती है, यहाँ देखिए एक शब्द डाल दिया कि वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, बल्कि किसी और बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है सर, बस इसमें नए शब्द का प्रयोग कर दिए हैं, परिभाषा लिखित तो ये डिफरेंस है, लेकिन सच्चाई कुछ और। देखिएगा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से कि जैसे इन दोनों में खास डिफरेंस क्या है। खास डिफरेंस ये है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर ज्ञात कर सकते हैं, पर्दे पर ज्ञात कर सकते हैं, यानी ज्ञात नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लिख दीजिए पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें क्या खास बात रहेगी कि इस प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह आभासी एक काल्पनिक प्रतिबिंब है, इसको पर्दे पर नहीं कर सकते हैं। पर्दे प्रकार जैसे कि सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखते हैं तो सिनेमा हॉल में कितनी बड़ी टीवी होती है, तो सच्चाई है कि वो टीवी नहीं होती है, बल्कि वो प्रोजेक्टर के द्वारा चलाया जाता है। एक सामने पर्दा होता है, बस कपड़ा होता है मात्र। ठीक है। तो उस सिनेमा हॉल वाली जो टीवी होती है इस पर आप पत्थर भी फेंक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर कोई शीशा वाली टीवी नहीं है, बल्कि एक सफेद व्हाइट कलर का पर्दा होता है। ठीक है। तो उस पर्दे पर वहां प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, देखते हैं सिनेमा हॉल में, अगर कभी आप देखे होंगे तो वो सब वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है। तो जिन प्रतिबिंबों को आप पर्दे पर ज्ञात कर सकते हैं, जिन प्रतिबिंबों को आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसे भी आप याद रख सकते हैं, छोटी परिभाषा है, आपको गलत नहीं है कि सर वह प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर हम ज्ञात कर सकते हैं वो कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और यहाँ क्या है कि सर वह प्रतिबिंब जिसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको जो आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी, 2 चक्का गाड़ी हो, 4 चक्का गाड़ी हो, तो उसके साइड में जो मिरर लगा होता है वह जो होता है उत्तल दर्पण होता है। तो उस दर्पण में जो है ना, जो इमेज बनता है वह वर्चुअल होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक, क्या समझे। अगर आपको देखना है कि कहाँ पे आभासी है, तो वो जो साइड में मिरर लगा था जिससे आप पीछे की आती हुई गाड़ियों को देख पाते हैं कि मेरे पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, तो अपने साइड वाले शीशे में देखते हैं आप। तो उस शीशे, जो शीशा होता है उसका नाम है उत्तल दर्पण। उस दर्पण में जो चित्र आपको दिखाता है पीछे का, वह जितने भी चित्र होते हैं सब के सब आभासी होते हैं। ठीक, कौन से चित्र होते हैं, आभासी चित्र होते हैं, उनको आप पर्दे पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब आभासी का मतलब कुछ बच्चे लोग समझते हैं कि आभासी मतलब सिर्फ उसे आभास कर सकते हैं, यानी कि उसे आभास कर सकते हैं कि हाँ इस बोर्ड के पीछे कोई प्रतिबिंब बना होगा, तो ऐसी बात नहीं है। आभासी प्रतिबिंब को आप देख सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत से लोग नहीं बताते हैं आपको यूट्यूब पे कि आभासी प्रतिबिंब को आप देख सकते हैं। आभासी मतलब लोग कहते हैं आभास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप दोनों प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को भी देख सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को भी देख सकते हैं। ठीक है। तो देखने के लिए नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे, नोट पॉइंट में आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर के मार्कर से लिख दे रहा हूँ, शायद दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंबों को अपने आंखों से देख सकते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वास्तविक को हम पर्दे पर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस आभासी को पर्दे पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और हाँ, इतना खास एक और बात याद रखिएगा, आप खुद लिख लीजिएगा कि आभासी प्रतिबिंब का, मैं यही लिख दे रहा हूं कि आभासी प्रतिबिंब का आप फोटो खींच सकते हैं। ये बात याद रखिए, खींच सकते हैं, इसका क्या कर सकते हैं आप, फोटो खींच सकते हैं, लेकिन इसे पर्दे पर चला नहीं सकते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया होगा। हाँ, दर्पण क्या होता है ना, मैं आपको अगली
वीडियो में बताएंगे कि दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, किसमें आभासी प्रतिबिंब मर रहा है, कब वास्तविक प्रतिबिंब मर रहा है, वहां पे बिल्कुल क्लियर। यहाँ पर अगर कुछ डाउट भी होगा आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में, तो वहां एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, इस शब्दों का लिखा हुआ मतलब स्पष्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगली वीडियो हमारी देखनी पड़ेगी, और हमारी वीडियो आप सीक्वेंस में देखते रहिए। ठीक है, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जिनको भी ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इसका फायदा उठा सकें। ऐसी फिजिक्स का यूट्यूब पे पहली बार ऐसी तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, अभी शुरुआत है। ठीक है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, शेयर करें, वीडियो को बच्चों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका आनंद उठा सकें। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।